हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस। स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और 1 मार्च को गणित का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए ये सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस सीरीज में स्टूडेंट्स मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके 14 दिन 14 चैप्टर, यानी कि हर एक दिन मैं आपके एक-एक चैप्टर को आपके मैथ के पढ़ाऊंगा, साथ के साथ उसके कुछ क्वेश्चन को भी हल कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपके पहले चैप्टर वास्तविक संख्याएं को स्टार्ट करने वाले हैं और उसके कुछ क्वेश्चन का सलूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे 1 मार्च को गणित का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो में उन क्वेश्चनों को रखूंगा जो आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक तथा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पिछली कक्षाओं में स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा संख्याओं का ज्ञान कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, सब संख्या, विषम संख्या, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, इसको आपने पिछली कक्षा में पढ़ा। इसको मैं ओरली आपको बता दे रहा हूँ। स्टूडेंट्स, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका अपना एक क्या होता है, मान होता है, और इसे संख्या रेखा पे क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो जैसा कि आपका जो चैप्टर है वो वास्तविक संख्याओं का है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि वास्तविक संख्याएँ क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएँ वो होती हैं जिनका अपना क्या होता है, एक वास्तविक मान होता है और जिसे संख्या रेखा पे क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। बात करें अगर काल्पनिक संख्या की, तो काल्पनिक संख्याएँ इमेजिनरी नंबर होती हैं, जो अगर आपको कहीं भी अंडर रूट माइनस में दिख जाए, यानी कि अगर आपको दिख जाए कि अंडर रूट -2, तो ये क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या हो जाएगा। अगर आपको कहीं दिख गया अंडर रूट -17, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका काल्पनिक संख्या। ओके स्टूडेंट्स, बात करें अगर पूर्ण संख्या की, किस संख्या की? पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या की वो होती है कि अगर आपकी गिनती की जो संख्या है उसमें आप जीरो इंक्लूड कर देते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि आप जीरो से स्टार्ट करते हैं तो वो संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, होल नंबर। अगला जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपके पूरे इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएँ क्या होती हैं? तो पूर्णांक संख्याएँ वो होती हैं, पूर्णांक संख्याएँ धनात्मक और ऋणात्मक तथा शून्य को मिलाकर जो संख्याएँ होती हैं, संख्या रेखा पे दर्शाते हैं आप, उनको पूर्णांक कहते हैं। यानी कि पूर्णांक धनात्मक भी हो सकता है, आपका ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। लेकिन कभी भी पूर्णांक भिन्न और दशमलव नहीं हो सकता। अगर आपको कोई दशमलव में संख्या दे दी जाए और कहा कि पूर्णांक है, तो वो क्या होगा, गलत होगा। अगर बात करें 4.27 की, तो ये क्या है, पूर्णांक नहीं है। पाई का जो मान होता है आपका 3.14, ये क्या है, पूर्णांक नहीं है। तो स्टूडेंट्स, दशमलव वाली संख्याएं और भिन्न वाली संख्याएं कभी भी पूर्णांक नहीं हो सकती। अगला जो टर्म आपका यूज होगा वो होगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। यानी कि अगर हम बात करें 2 और 3 की, अगर इनका हम गुणनखंड करें तो 2 का गुणनखंड मिलेगा 1 और 2 और 3 का गुणनखंड मिलेगा 1 और 3। यानी कि ये जो संख्या है 2 या तो 1 से कट रही है या तो स्वयं से कट रही है। अगर बात करें संख्या 3 की, तो वो भी क्या कर रही है, 1 से कट रही है और 3 से कट रही है। यानी कि अभाज्य संख्या के रूप में हम उन संख्याओं को ले सकते हैं जिनका एचसीएफ यानी कि मस 1 होता है और उसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो 1 होता है और वो संख्या स्वयं। तो अभाज्य संख्याओं के रूप में हम उन्हें कह सकते हैं। दूसरा जो टर्म यूज होगा आपका भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिनका एचसीएफ कभी भी 1 नहीं होता है, कभी भी 1 नहीं होता है और उनके जो गुणनखंड होते हैं 2 से अधिक होते हैं। यानी अगर बात करें हम 6 की, बात करें हम 8 की, बात करें हम 16 की, बात करें हम 9 की, तो ये सारी संख्याएँ क्या है,
भाज्य संख्या है। अगर 6 का गुणनखंड हम करते हैं तो हमें मिलेगा 1, 2, 3 और 6, यानी कि इसके कितने गुणनखंड हैं? 4। तो ये कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये जब भी होगी क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। अगर बात करते हैं हम 8 की, तो 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और स्वयं 8 से कटेगा। तो इसके भी कितने गुणनखंड है? 4 गुणनखंड है। अगर बात करते हैं हम 16 की, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा और 16 से कटेगा। इसके कितने गुणनखंड हो रहे हैं? 5 गुणनखंड हो रहे हैं। तो ये क्या होगा? भाज्य संख्या होगी। अगर बात करते हैं हम 9 की, तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। यानी कि इसके भी कितने गुणनखंड हो रहे हैं? 2 से अधिक यानी 3 गुणनखंड हो रहे हैं। यदि किसी भी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, तो वो संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। अगर बात करें सम संख्या की, तो सम संख्या ऐसी संख्याएँ होती हैं, जिन्हें आप 2 से भाग करें, तो पूरी तरीके क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, शेषफल ना छोड़े, तो वो सम संख्याएँ होती हैं। अगला जो टर्म यूज़ होगा आपका विषम संख्या है, तो विषम संख्याएँ वो होती हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रही कुछ संख्याओं के बारे में डिटेल, जो आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ी होगी। तो आइए कक्षा 10वीं के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या को स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ये तो आप समझ गए। अगर आप देख पा रहे हैं, तो आप पाएँगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कह रही है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, यानी वो संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में क्या किया जा सकता है? व्यक्त किया जा सकता है, तथा गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले कम के अद्वितीय होते हैं। अगर कह रहे इसके कहने का मतलब है कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। जैसा आप एग्जांपल से समझिए, अगर हम बात करते हैं 2 की, तो 2 क्या है? 2 क्या है? 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो इसके 2 ही गुणनखंड हो गए, एक तो 1, एक तो 2। लेकिन हमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाज्य संख्या लेनी है। अगर हम ले रहे हैं 4, अगर हम 4 को देखते हैं, तो इसे हम क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, यानी कि 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड, यानी 2 और 2 के गुणे से मिलके बना है क्या? 4, और 4 क्या है? भाज्य संख्या है। 4 क्या है? भाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ 2 और 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। अगर बात करते हैं हम 32 की, तो ये भी क्या है? भाज्य संख्या है, और इसके गुणनखंडों को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32, यानी कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने 32 को लिख दिया 2 के फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, ये होती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अगर इसे आप अच्छे से समझना चाहते हैं, तो मैं आपको एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे कि अगर बात करें 30 की, तो 30 का अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो हम पाएँगे 2 गुणे 3, 2 तिया 6 और गुणे 5। यहाँ 3 अभाज्य संख्याएँ ली गई हैं, एक 2 और एक 3 और एक 5। इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करके, गुणा करके एक भाज्य संख्या बनाई गई है 30। तो स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से होता है। अगर कोई दूसरा एग्जांपल लेंगे, तो आप ले सकते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 90, हमने ले लिया 90। अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो हम पाएँगे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 18 पाँचे 90, यानी कि 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 2 और 5 की घात 1, यानी कि 2 जो अभाज्य संख्या है उसको 1 बार लिया गया है, 3 जो अभाज्य संख्या है उसको 2 बार लिया गया है, और 5 जो अभाज्य संख्या है उसको 1 बार लिया गया है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यही कहती है कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में क्या किया जा सकता है? व्यक्त किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, अगला जो आपका कह रहा है कि यदि P, अगर P एक अभाज्य संख्या है, P को कह रहा है कि P अगर एक अभाज्य संख्या है और P a स्क्वायर से क्या हो रही है? विभाजित हो रही है। P क्या हो रही है? a स्क्वायर से विभाजित हो रही है, यानी कि P जो है a से भी क्या होगा? विभाजित होगा, और जहाँ a क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक होगा। आपके आने वाले क्वेश्चनों में ये मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला जो आपका टॉपिक है, वो है परिमेय और अपरिमेय।
परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। बात करें अगर परिमेय संख्या की, परिमेय संख्या, बात अगर परिमेय संख्या की करें तो परिमेय संख्या को हम p बाई क्यू यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, दशमलव और भिन्न नहीं होने चाहिए। p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, साथ के साथ अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। p और q क्या होने चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। वो संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या यानी कि जिस संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वो संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं। देख सकते हैं रूट दो यानी अंडर रूट दो अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट तीन, अंडर रूट पांच, और आपका पाई, पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई भी क्या है आपका, एक अपरिमेय संख्या है। कह रहा है कि अंडर रूट दो, अंडर रूट तीन, अंडर रूट पांच तथा व्यापक रूप से अंडर रूट पी अपरिमेय संख्या होगी, जहां p एक क्या, अभाज्य संख्या होगा। जब भी p अभाज्य संख्या होगा यानी कि अंडर रूट अगर 17 की बात करें तो ये क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। लेकिन अंडर रूट 16 की बात करें तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि 16 जो क्या है, 16 एक भाज्य संख्या है। तो कह रहा है कि अंडर रूट p परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, जहां p एक अभाज्य संख्या है। p हमेशा क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। अगर अंडर रूट हम 11 करते हैं तो ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। अंडर रूट 11, 11 क्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए अंडर रूट 11 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगले आपके टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला आपका टॉपिक है, यदि दो संख्याएं a और b दी गई हैं और दोनों क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और अगर इनके एचसीएफ यानी इनके मौसा और इनके लौसा का गुणनफल देखते हैं इन दोनों संख्याओं, यानी कि a और b का मौस गुणे a और b का लस बराबर इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, अगर हम मानते हैं 2 और 4, 2 और 4, तो इनका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ, एचसीएफ जो होगा 2 होगा, और इनका जो एलसीएम होगा वो होगा 4। इनका एलसीएम कितना होगा, 4। तो कह रहा है कि इन दो संख्याओं का गुणनफल a और b का मल्टीप्लाई यानी कि 2 गुणे 4 बराबर होगा इनके एचसीएफ यानी 2 और गुणे इनके एलसीएफ यानी 4 के बराबर। यही हमें कह रहा है स्टूडेंट्स। और कह रहा है कि हमेशा एलसीएम जो होगा यानी कि ये 4 वो हमेशा एचसीएफ से क्या होगा, विभाज्य होगा। यानी हमेशा एचसीएफ से अगर उसको भाग देते हैं तो पूरी तरीके से वो क्या होगा, कट जाएगा। अगर आप देख रहे हैं तो आप पाएंगे कि 4 इसके एचसीएफ 2 से क्या हो रहा है, कट रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपके पहले चैप्टर वास्तविक संख्याओं का पूरी थ्योरी। इसमें जो भी थ्योरीज या जो भी चीजें एडिशनल होंगी, जोड़ी जाएंगी, क्वेश्चन के दौरान मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, आइए आज के टॉपिक वास्तविक संख्याओं के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। आपके क्वेश्चन में अगला जो टॉपिक आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। कि भाज्य, भाज्य बराबर जो होगा वो आपका, वो हो जाएगा भाजक गुणे भागफल, और इसमें हम क्या जोड़ देंगे, शेष फल को जोड़ देंगे। ये होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यानी कि अगर हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो हो जाएगा हमारा भाजक। अगर मान लेते हैं 90, 90 ये क्या है, संख्या है, और इसे डिवाइड कर रहे हैं हम 3 से, इसे डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो 3 से जो डिवाइड करेंगे वो हो जाएगा भाजक, और जितनी बार भाग जाएगी यानी कि 3 तिलिके 9 यानी 30 बार भाग जा रही है, तो ये हो जाएगा हमारा 30 भागफल, और शून्य बच रहा है शेषफल। तो स्टूडेंट्स, यही कह रहा है कि भाजक 90 बराबर क्या होगा, 90 बराबर होगा 3, यानी भाजक और गुणे भागफल यानी 30, और इसी के साथ हम शेषफल यानी इस जीरो को जोड़ देंगे। यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपके चैप्टर में दिया गया है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपके चैप्टर
वास्तविक संख्याएँ जो है, आपका पहला चैप्टर उसके कुछ क्वेश्चनों का कलेक्शन लिया है, जहाँ पे हर क्वेश्चन के सामने आपको देखने को मिलेगा कि वह क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में कितनी बार पूछा गया है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 2022, 2023 और 2024 में बोर्ड ने आपसे पूछा है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि 156 का क्या करिए? अभाज्य गुणनखंड करिए। 156 का अभाज्य गुणनखंड करिए। तो स्टूडेंट्स 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो 156 और भाग विधि से आप कर सकते हैं 156 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 साते 14 और 2 आठे 16 फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 नवा 18 अब क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिली के 9 और डिवाइड करेंगे आप 13 से। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 156 के वो आपको देखने को मिलेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको इसके अभाज्य गुणनखंड देखने को मिलेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि हमें क्या कह रहा है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। आइए आपके अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि a बराबर 2 के घाते 2, 3 के घाते 3 और 5 के घाते 4 और b बराबर 2 के घाते 3, 3 के घाते 2 और 5 के घाते 1, कह रहा है कि एचसीएफ ज्ञात करिए ए और बी का। स्टूडेंट्स एचसीएफ मतलब मौसा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। हमें दे दिया है दो संख्याएं ए और ए बराबर दे दिया है 2 के घाते 2 गुणे 3 के घाते 3 गुणे 5 के घाते 4 और बी बराबर हमें दे दिया है 2 के घाते 3 गुणे 2 के घाते 2 गुणे 5 के घाते 1। स्टूडेंट्स और कह रहा है कि इसका मौसा ज्ञात करिए यानी एचसीएफ ज्ञात करिए। स्टूडेंट्स एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। स्टूडेंट्स कहने का मतलब कि इन दोनों अभाज्य गुणनखंडों में जो हाईएस्ट कॉमन होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसी को हमें क्या करना है लिखना है। यानी अगर देखें तो इनमें कॉमन 2 के घाते यहाँ 3 है और यहाँ 2 के घाते 2 है, तो कॉमन होगा 2 के घाते 2। ओके स्टूडेंट्स, अगर देखते हैं यहाँ तो यहाँ क्या है 3 के घाते 2 है और यहाँ 3 के घाते 3 है, तो कॉमन मिलेगा 3 के घाते 2। अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ 5 के घाते 4 है और यहाँ 5 के घाते 1 है, तो यानी कॉमन मिलेगा 5 के घाते 1। अगर इसे विस्तार करेंगे तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5। ओके स्टूडेंट्स, जब इसे करेंगे तो 9 पाँचे 45 और 45 का 4 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 180 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी ए और बी का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा 180। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 132 और 288 का लसा तो 132 और 288 का मौसा क्या होगा? मौसा ज्ञात करने के लिए आपको कह रहा है। स्टूडेंट्स होता है जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, उसमें होता है कि अगर दो संख्याएं दी हैं ए और बी, तो ए और बी का जो गुणा होता है वो होता है ए और बी के एलसीएम और गुणे ए और बी के एचसीएफ का गुणनफल। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमें क्या दे दिया है दो संख्याएं दे दी है ए और बी, तो ए और बी के रूप में दिया है 132 और गुणे में क्या हो जाएगा 288। ओके स्टूडेंट्स, और ये बराबर कितना होगा ए और बी के एलसीएम, तो एलसीएम दे दिया है 3168 गुणे और हमें क्या कह रहा है एचसीएफ यानी मौसा ज्ञात करने के लिए। मान लेते हैं कि एचसीएफ उसका क्या है एच है, उसका एचसीएफ क्या है एच है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा
h बराबर हो जाएगा आपका 132 गुणे 288 और बटा में क्या हो जाएगा 31 68। इसे जब काटेंगे स्टूडेंट्स, काट देते हैं, ये कटेगा आपका 11 से काटेंगे 11 एकम 11 और 11 दूना के 22 और इसे काटेंगे अगर तो स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा 11 दूना के 22, 11 में से 2 घटा 9 96, 11 आठे 88, फिर बचेगा 8 88 और 11 आठे 88 यानी 11 से 31 और 68 को काटेंगे तो 288 बार जाएगा। 288 और 288 कैंसिल हो गया, 12 एकम 12 यानी एचसीएफ इसका क्या आएगा 12 यानी 132 और 288 का एचसीएफ हमारा कितना आएगा 12 और ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या सअभाज्य संख्या का क्या है युग्म है। स्टूडेंट्स इसमें आपको पूछ रहा है कि सअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अगर इसको आप जान गए तो आपको जितने अंक दिए जाएंगे आप उन्हें बता सकते हैं कि कौन सी भाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है और कौन सी सअभाज्य संख्या है। तो स्टूडेंट्स मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ सअभाज्य संख्याएं। जिन दो संख्याओं का पूछ रहा है आपसे सअभाज्य सअभाज्य संख्याएं, तो जिन दो संख्याओं का गुणनखंड कॉमन गुणनखंड, जिन दो संख्याओं का जिन दो संख्याओं का कॉमन गुणनखंड एक हो वो सअभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे अगर आपको ऑप्शन दे दे 14 और 35 और कह दे 18 और 25, तीसरा आपको दे दे 31 और 93, चौथा आपको दे दे 32 और 62 और कह दे कि इन चारों में से कौन क्या है सअभाज्य संख्या है। तो स्टूडेंट्स सअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका कॉमन गुणनखंड क्या होता है एक होता है। उन संख्याओं का अगर गुणनखंड करते हैं तो उनमें कॉमन जो फैक्टर होता है वो क्या होता है एक होता है। अगर बात करें हम 14 की तो इसका अगर गुणनखंड करेंगे तो मिलेगा 1 गुणे 2 गुणे 7, 7 दूना के 14 और 14 एकम 14। बात करें अगर 35 की तो ये मिलेगा आपका 1 गुणे 5 गुणे 7। स्टूडेंट्स यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन एक है, 7 के साथ 7 भी क्या है कॉमन है, यानी कि 14 और 35 सअभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती। अगर बात करते हैं हम 31 और 93 की, बात करते हैं 31 और 93 की तो हो जाएगा 1 गुणे 31 और अगर 93 की बात करें तो 1 गुणे 3 गुणे 31 हो जाएगा। 31 या 93 और 93 एकम 93 यानी स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे तो एक तो कॉमन है ही दोनों में, साथ के साथ क्या है 31 भी कॉमन है। अगर बात करते हैं 32 और 62 की तो 32 होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 का गुणा 5 बार और इसका गुणा एक साथ कर देंगे। यहाँ अगर देखते हैं तो यहाँ क्या है 31 गुणे 2 गुणे 1, यहाँ एक तो कॉमन है ही साथ में 2 भी क्या है कॉमन है। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारा क्या होगा सअभाज्य संख्या नहीं होगा। 32 और 62 भी सअभाज्य संख्या नहीं है, 31 और 93 भी सअभाज्य संख्या नहीं है, 14 और 35 भी सअभाज्य संख्या नहीं है। अगर देखें हम 18 और 25 को तो इसका अगर गुणनखंड करेंगे 1 गुणे 2 गुणे 9 मिलेगा और 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 1 मिलेगा। यहाँ जो हमें कॉमन फैक्टर देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 1 यानी ये दोनों संख्याएं क्या है सअभाज्य संख्या है। स्टूडेंट्स इस तरीके के अगर ऑप्शन आपको मिले
तो आप इसी तरह से गुणनखंड करके आप पता कर सकते हैं कि कौन-सी संख्या सहअभाज्य है और कौन-सी संख्या सहअभाज्य संख्या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे एग्जैक्ट डाटा, ये जो मैंने 4 आपको ऑप्शन दिए, इन्हीं 4 ऑप्शनों को देख के एग्जैक्ट डाटा आपका 2020, 2023 और 2024 में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घात को ज्ञात करिए। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि 144 क्या है? 12 गुणे 12। अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें मिलेगा 2 गुणे 2, 2 दूना के 4 और 4 तिहाई 12, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और क्या हो जाएगा 2 गुणे 2, यानी 2 तिहाई 6 और 6 दूना के 12, 12 बरे में 144 होता है। तो हमारा जो गुणनखंड होगा वो हो जाएगा 2 के घाते 4 गुणे 3 के घाते 2। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताइए। तो इसके घातों का योग क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 4 और 2 6 और 6 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है आपका, आपके प्रीवियस ईयर में 2022, 2023 और 2024 में पूछा जा चुका है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल क्या हो? 5 प्राप्त होगी। कह रहा है कि वह कौन सी संख्या होगी जिससे 245 और 1037 को विभाजित करें तो प्रत्येक दशा में हमें क्या शेषफल मिले? 5 मिले। तो स्टूडेंट्स, आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 2023 और 2024 में बोर्ड ने आपसे पूछा है। स्टूडेंट्स, जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिले कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिन्हें इन दोनों संख्याओं को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल इतना इतना मिले, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ दिया है 245, तो 245 को जब डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल 5 प्राप्त हो रहा है, यानी इसमें से हम 5 को क्या करेंगे? घटा लेंगे, यानी 240। अगली जो संख्या है वो 1037 और कह रहा है कि इसे भी डिवाइड करने पर शेषफल 5 मिल रहा है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? 5 घटा लेंगे, हमें मिलेगा 1032। अब क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं का 240 और 1032 का क्या निकाल देंगे? एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ यानी मौसा निकाल देंगे तो वो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। अगर भाग विधि से इसका मौसा निकालें तो हमें क्या करना है कि हमें भाग दे देना है 1032 और भागे क्या हो जाएगा? 240 और इसे कर देना है डिवाइड। तो स्टूडेंट्स, भाग देते हैं, 4 बार आपका क्या होगा? भाग जाएगा और हो जाएगा 4 सुनाइम 0, 4 चौके 16, 1, 4 दूना के 8 और 1 9। अब इसे कर लेते हैं, इसे लेते हैं घटा। यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा आपका 7। अब इस 72 से क्या करते हैं? 240 को डिवाइड करते हैं। 240 को जब डिवाइड करेंगे तो भाग जाएगा आपका 3 बार जाएगा, हो जाएगा आपका 3 दूना के 6 और 7 तिली के 21। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ जब घटाएँगे तो हमें मिलेगा 24। अब इस 24 से हम क्या करेंगे? 72 को डिवाइड करेंगे और 24 तिहाई क्या होता है? 72, यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ मिलेगा वो मिलेगा हमें 24। एचसीएफ कितना मिलेगा? 24। तो एचसीएफ मिला हमें 24, यानी कि अगर 24 से हम डिवाइड कर रहे हैं 245 और 1037 को, तो प्रत्येक दशा में शेषफल हमें क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 24 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी प्रकार से स्टूडेंट्स कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसे 398, 436 और 542 को भाग देने पर क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ भी हम क्या करेंगे? कह रहा है कि क्रमशः प्राप्त हो, यानी 398 में भाग दें तो 7 शेषफल आए, 436 में भाग दें तो 11 शेषफल आए और 542 में भाग दें तो 15 शेषफल आए।
तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो हमें क्या करना है कि 398 में से 7 को क्या करना है, घटा लेना है। बचेगा हमारा 391, 436, इसमें से हमें क्या कर लेना है, 11 घटा लेना है तो बचेगा हमारा 425। स्टूडेंट्स यहाँ है 542, 542 में से हमें क्या करना है, 15 घटा लेना है, बचेगा यहाँ 7, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 5, 527। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें करना है एचसीएफ ज्ञात कर लेना है। एचसीएफ ज्ञात करेंगे, एचसीएफ में हमें क्या करना है कि इनमें से किसी बड़ी संख्या को एक छोटी संख्या से डिवाइड करना होता है। भाग देते हैं 425 भागे कितना, 391। जब इसे डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, भाग जाएगी हमारी एक बार, ये हो जाएगा 391 और जब घटाएंगे मिलेगा 4, यहाँ 12, 12 में 9, 12 में से 9 घटा आपका बचा 3, 34। अब भाग देते हैं 391 में, यहाँ जो देंगे भाग तो भाग जाएगी हमारी एक बार, हो जाएगा आपका 34, बचेगा आपका 5, 1, फिर एक बार भाग जाएगी, हो जाएगा 34, बचेगा 11 में से 4 गया 7 और यहाँ बचेगा 17। अब जब डिवाइड करेंगे इसे, 17 से भाग देंगे 34 में तो 34 दूना के कितना होता है, 17। 17 दूना के कितना होता है, 34। तो हमारा जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 17। यहाँ से तो एचसीएफ 17 आया है। क्या 527 को भी 17 डिवाइड करता है? तो देखेंगे कि 527 भागे 17। ओके स्टूडेंट्स, 527 भागे 17। जब इसे भाग देंगे तो 17 तिया 51। ओके स्टूडेंट्स, बचेगा 1, 7 और 17 एकम 17, यानी कि ये डिवाइड कर रहा है, यानी इन तीनों संख्याओं का 391, 425 और 527 का जो एचसीएफ है हमारा वो है 17, यानी कि 17 हमारा हो जाएगा उत्तर। अगर 17 से डिवाइड कर रहे हैं 398 तो शेषफल देगा 7, 436 तो शेषफल देगा 11 और 542 तो शेषफल देगा 15। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है कि 867 और 255 का लस और मस ज्ञात करिए। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 2024 में आपसे पूछा जा चुका है। आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप निकालते हैं 867 का अभाज्य गुणनखंड तो आपको मिलेगा 3 गुणे 17 गुणे 17, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं 3 के पावर 1 गुणे 17 के पावर 2। बात करें 255 की तो इसका जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा 3 गुणे 5 गुणे 17, यानी कि आप लिख सकते हैं 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 और 17 के पावर 1। स्टूडेंट्स अगर बात करें लसा की तो लसा में हम क्या करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड की जो अधिकतम घात होती है उसको लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उसको लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलेगा 3 के पावर 1 हो गया 3, 5 के पावर 1, 5 के पावर 1 और 17 के पावर क्या हो जाएगा 2। ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। बात करें एचसीएफ की तो स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं कि कॉमन फैक्टर लेते हैं। इसमें देखते हैं 3, 3 के घात 1 क्या है, कॉमन है। 5, 5 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, यानी कि 5 हम नहीं लेंगे। 17 के घाते 1 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो 17 के घाते 1। तो ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ। इसे जब हल करेंगे तो एलसीएम में हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, एलसीएम में मिलेगा हमारा 5 तिहाई 15 और 17 का स्क्वायर करेंगे 289, यानी कि जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमारा 43 35 और यहाँ 17 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 51, यानी एचसीएफ हो गया 51 और एलसीएम जो हो गया हमारा लस 43 35। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि संख्या 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए।
स्टूडेंट्स यहाँ आपको क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करिए। आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। दो संख्याएं दे दिया है 26 और 91। अगर इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 26 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है 13 दूना के 26 यानी 2 गुणे 13 और बात करें 91 की तो 13 गुणे 7 यानी 13 सते 91 यानी 7 गुणे 13। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अगर इनकी एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या करते हैं स्टूडेंट, हम लेते हैं अधिकतम घात लेते हैं तो 2 गुणे 7 गुणे 13 हो जाएगा। सबकी घात 1 है, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 182। वहीं बात करें एचसीएफ की, मौसा की, तो क्या होगा, हमें कॉमन लेना है। कॉमन देखेंगे तो इसमें 2 है, इसमें 2 है नहीं, इसमें 7 है, इसमें 7 है नहीं, इसमें देखेंगे 13 और यहाँ भी क्या है 13। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा मौसा इसका 13 यानी लसा 182 और मौसा क्या हो जाएगा 13। आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं कि 2019 में बोर्ड ने आपसे पूछा है, 20 में पूछा है, 22 में पूछा है और 23 में पूछा है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं कि 5 प्लस रूट 3 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए हम विरोधाभास विधि का प्रयोग करेंगे। हम मान लेते हैं इसके विरोध, कह रहा है सिद्ध करिए कि अपरिमेय संख्या है। हम मान लेते हैं कि 5 प्लस रूट 3 क्या है, परिमेय संख्या है। अगर 5 प्लस रूट 3 परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, p बाई क्यू लिख सकते हैं, जहां पे q क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 और p और q क्या होंगे, अभाज्य होंगे और पूर्णांक होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम पक्षांतर कर लेते हैं तो अंडर रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा, p बाई क्यू माइनस 5, जहां p बाई क्यू क्या है, परिमेय संख्या है, 7 के साथ माइनस 5 भी क्या है, परिमेय संख्या है। इन दोनों का अंतर भी हमारा क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा। यहाँ पे p बाई क्यू भी परिमेय है और माइनस 5 भी परिमेय है। इनका अंतर निकालेंगे तो वो भी स्टूडेंट्स क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। यानी कि अंडर रूट 3 भी क्या होगा, परिमेय होगा। इस हिसाब से तो यही होगा स्टूडेंट्स, अगर अंडर रूट 3 बराबर एक परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 3 भी क्या होगा, परिमेय होगा। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 यानी कि रूट p और p अगर अभाज्य संख्या है तो हमेशा क्या होती है, अपरिमेय संख्या। यहाँ रूट 3 है और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी कि अंडर रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी कि इस हिसाब से हमारा सिद्ध हो जाएगा कि अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है। जब अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है तो 5 प्लस अंडर रूट 3 ये भी क्या होगी, अपरिमेय होगी। ये भी क्या होगी हमारी, अपरिमेय संख्या होगी। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय होता है। क्या होता है, सदैव अपरिमेय होता है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एक शून्योत्तर संख्या, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल करें तो हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है कि परिमेय संख्या 14,587 बटा 1250 दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थान के बाद समाप्त हो जाएगा। यानी कि कह रहा है
कि अगर 14,587 को 1250 से भाग दे तो दशमलव के कितने अंक तक भाग जाएगी। अगर स्टूडेंट्स इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा, डिवाइड कर देते हैं 14,587 भागे 1250 और भाग दे देते हैं स्टूडेंट्स। 4 अंकों को लेंगे तो भाग जाएगी एक बार, ये हो जाएगा 1250। जब घटाएंगे तो मिलेगा हमें, ओके स्टूडेंट्स, 7 आ जाएगा ऊपर से, फिर भाग देंगे, एक बार जाएगी 1250 और जब घटाएंगे स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा, ओके स्टूडेंट्स, 837। 837 में भाग जाएगी 1250 की? नहीं, तो यहाँ बढ़ाएंगे दशमलव और यहाँ बढ़ जाएगा हमारा जीरो। भाग देंगे, भाग जाएगी 6 बार और यहाँ हो जाएगा 7500। ओके स्टूडेंट्स, जब यहाँ घटाएंगे तो हमें मिलेगा 87। ओके स्टूडेंट्स, 87 जीरो। फिर भाग नहीं जाएगी, जीरो बढ़ाएंगे और भाग लेके जाएंगे, फिर भाग जाएगी 6 बार, हो जाएगा आपका 7500 और जब इसे घटाएंगे तो यहाँ मिलेगा हमारा 1200। स्टूडेंट्स, 1200 में क्या 1250 की भाग जाएगी? नहीं जाएगी, तो एक जीरो बढ़ जाएगा। अब भाग ले जाएंगे, भाग जाएगी 9 बार। और स्टूडेंट्स, 9 बार जब भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 11 250 और जब इसे घटाएंगे तो मिलेगा हमारा 75 जीरो और एक जीरो बढ़ जाएगा स्टूडेंट। एक जीरो बढ़ाएंगे, 75 जीरो में भाग देंगे 1250 का, नहीं जाएगा, जीरो बढ़ गया। अब जो भाग जाएगी 6 बार भाग जाएगी, ये हो जाएगा आपका 7500 और यहाँ क्या हो जाएगा? जीरो जीरो। यानी कि दशमलव के 4 अंकों तक क्या हो रही है? इसकी भाग जा रही है। स्टूडेंट्स, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि परिमेय संख्या 14,587 बटा 1250 दशमलव प्रसार निम्नलिखित किस दशमलव बिंदु तक जाएगा, तो दशमलव बिंदु 4 तक जाएगा। आप देख सकते हैं कि दशमलव के बाद 4 अंकों तक भाग गई है। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सिद्ध करना है कि अंडर रूट 2 ये क्या है? अपरिमेय है। तो हम विरोधाभास की स्थिति अपनाएंगे और मान लेते हैं कि माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट्स, इस हिसाब से क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 बराबर हो जाएगा P बटा Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू क्या है? जीरो और P और Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है। दोनों तरफ स्टूडेंट्स वर्क कर लेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर स्टूडेंट्स, अगर दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा P बटा Q का स्क्वायर। जब इसे विस्तार करेंगे स्टूडेंट्स मिलेगा 2 बराबर P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? P स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने बताया कि अगर किसी संख्या का वर्ग 2 से अगर विभाजित है, किसी संख्या 1 यानी p का वर्ग अगर 2 से विभाजित है, यानी कि यहाँ हमें मिलेगा कि p क्या है? 2 से डिविजिबल है, यानी विभाज्य है। p भी क्या है? 2 से विभाजित है, क्योंकि p का स्क्वायर 2 गुणे q स्क्वायर से विभाज्य है, यानी कि p भी क्या है? 2 से विभाज्य होगी। अगर हम मान ले रहे हैं कि p 2 से विभाज्य है, यानी p बराबर क्या होना चाहिए? 2 इंटू r, यानी कि r बार अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो p के बराबर होता है। स्टूडेंट्स, अगर दोनों तरफ यहाँ वर्क कर लेते हैं, वर्क करने पर दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4r स्क्वायर। स्टूडेंट्स, p स्क्वायर का अगर हम मान रखेंगे तो p स्क्वायर बराबर क्या है? 2q स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 2q स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। यहाँ अगर देखते हैं स्टूडेंट्स, q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2r स्क्वायर।
क्यू स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। यहाँ स्टूडेंट्स अगर क्यू का स्क्वायर 2 से विभाज्य है, यानी कि क्यू भी क्या है, 2 से विभाज्य है। क्यू भी क्या है, 2 से विभाज्य होगी। स्टूडेंट्स थ्योरी में मैंने आपको बताया कि अगर किसी संख्या का वर्ग 2 से अगर विभाज्य है तो वह संख्या भी 2 से क्या होगी, विभाज्य होगी। अगर क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो क्यू विभाज्य होगा 2 से। इस हिसाब से स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि पी और क्यू दोनों क्या है, 2 से विभाज्य है। दोनों क्या है, 2 से विभाज्य है। यानी कि पी और क्यू अभाज्य संख्याएं नहीं है। यानी कि पी और क्यू अभाज्य संख्या नहीं है। अगर ये अभाज्य संख्याएं नहीं है, यानी कि P बाई क्यू क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर P बाई क्यू परिमेय नहीं है तो P बटा क्यू बराबर हमने जो माना है यहाँ पे कि P बाई क्यू बराबर हम मान रहे हैं अंडर रूट 2, यानी कि अंडर रूट 2 भी क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि अंडर रूट 2 परिमेय नहीं है। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो अंडर रूट 2 क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अंडर रूट 2 क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि व्याख्या कीजिए कि 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हमें दिया है 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 और प्लस में कह रहा है कि 2 गुणे 11। स्टूडेंट्स यहाँ दो पद दिए हैं, एक पद ए, दूसरा पद ये वाला। स्टूडेंट्स यहाँ से अगर 2 गुणे 11 अगर हम कॉमन कर ले हैं तो हमें बचेगा 17 गुणे 5 गुणे 3 और प्लस में 1। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 22 और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 255। 255 और प्लस 1, इसे जब हल करेंगे स्टूडेंट्स तो आ जाएगा 22 गुणे 256। ओके स्टूडेंट्स, देख पा रहे हैं कि ये जो डिविजिबल होगा, ये 2 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी डिविजिबल होगा, 22 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। यानी कि यह एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या की परिभाषा होती है स्टूडेंट्स कि उसके जो गुणनखंड होते हैं वो 2 से अधिक होते हैं। तो स्टूडेंट्स एक तो इसका गुणनखंड 1 होगा, स्वयं ये संख्या होगी। इसके अलावा 2 होगा, 4 होगा, 11 होगा, 22 होगा और भी संख्याएँ होंगी। तो स्टूडेंट्स इससे सिद्ध होता है कि ये जो संख्या दी गई है, ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि प्रातःकालीन शहर के शहर के समय, सुबह होना चाहिए स्टूडेंट्स, सुबह के समय। ओके स्टूडेंट्स, प्रातःकालीन सुबह के समय 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तथा उनके कदमों के माप होना चाहिए स्टूडेंट्स, मिसटाइप है, माप। उनके कदमों के जो माप हैं क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चले कि वह इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय कर सके। स्टूडेंट्स कह रहा है कि एक न्यूनतम दूरी बताइए जो कि जिसके कदम 40 सेंटीमीटर के हैं, जिसके कदम 42 सेंटीमीटर के हैं और जिसके कदम 45 सेंटीमीटर के हैं, वो सब एक पूर्णांक चले और उस स्थान तक प्राप्त करें। स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ क्या कह रहा है कि 40, 42 और 45 का एलसीएम ज्ञात करिए, यानी कि लॉसा ज्ञात करिए। स्टूडेंट्स आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अगर स्टूडेंट्स हम निकालते हैं एलसीएम 40, 42 और 45 का, इनका करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो स्टूडेंट्स
इसका हो जाएगा 2 दूना के 4 दूना के 8 गुणे 5 यानी कि 8 पाँचे 40। स्टूडेंट्स अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 3 गुणे 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। बात करें 42 की तो होता है 6 सत्ते 42, 2 गुणे 3 6 और गुणे 7। इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। आगे अगर स्टूडेंट्स 45 की बात करें तो 15 तिया 45 यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 5 यानी कि 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। स्टूडेंट्स अगर बात करें इनके एलसीएम की तो एलसीएम में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लेते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं कि अधिकतम किसी संख्या की अधिकतम ज्ञात क्या है। अगर बात करें 2 की तो 2 की अधिकतम घात है 1। बात करें 3 की तो 3 की 2 की अधिकतम घात है 3। 2 की अधिकतम घात की स्टूडेंट्स क्या है 3। सॉरी एलसीएम की अगर बात करें स्टूडेंट्स तो 2 की अधिकतम घात है 3। अगर बात करते हैं 3 की तो 3 की अधिकतम घात है 2। बात करते हैं 5 की तो 5 की अधिकतम घात है 1 और 7 की अधिकतम घात है 1। स्टूडेंट्स इसे जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। स्टूडेंट्स इसे जब सॉल्व करेंगे तो 8 निमा 72 और ये क्या है 5 सते 35 और इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो 35 दुना के 70 0 7 और 35 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ देंगे 7 तो हो जाएगा आपका 252। ये हो जाएगा 25 20 इसका एलसीएम यानी सभी को कम से कम 2520 कदम चलने होंगे। ओके स्टूडेंट्स आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी है और सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। कह रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाली स्तंभों में क्या करना है मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वह क्या करेंगे मार्च करेंगे। स्टूडेंट्स इसमें आपको पूछ रहा है अधिकतम संख्या यानी HCF। यहाँ क्या करना है आपको HCF निकालना है 616 और 32 का। आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अगर बात करें 616 और इसका करें अभाज्य गुणनखंड तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 11। बात करते हैं 32 की तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और यहाँ हमें निकालना है एचसीएफ। इनका अभाज्य गुणनखंड होगा। एचसीएफ में क्या करते हैं स्टूडेंट्स कॉमन फैक्टर लेते हैं। अगर देखते हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं इसे लिखेंगे 2 के घाते 3 गुणे 7 के घात 1 गुणे 11 के घात 1 और इसे लिखेंगे 2 के घात 5। अगर कॉमन देखते हैं कि 2 के घात 3 दोनों में क्या है कॉमन है तो 2 के घाते 3 यानी कि 8 यानी कि 8 स्तंभ यानी कि 8 लाइन होगी उनको मार्च करने के लिए। 616 सदस्यों वाली आर्मी की टुकड़ी और 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा 8 लाइन बनानी हो गई और ये हो जाएगा हमारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आपके हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कलेक्ट किया है और इसी तरह मैं आपको हर वीडियो हर चैप्टर की एक-एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा जिसमें मैं आपकी थ्योरी साथ के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी हल करूँगा। तो स्टूडेंट्स आप जितना से जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जितने भी बच्चे 1 मार्च को गणित का पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये सीरीज 14 दिन 14 चैप्टर मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। आपके एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके दूसरे चैप्टर और दूसरे चैप्टर के सवालों के साथ। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए जय हिंद।